सबसे पहले जैसे इसका नाम मेंशन कर रहा है अल्टरनेटिंग, राइट। तो अल्टरनेटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, एनीथिंग विच चेंज या चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना, अल्टरनेट, बार बार बदलना। तो कोई भी करंट जब अपने डायरेक्शन को बार बार बदलती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, राइट। द करंट साथ में लिखते चलो सब लोग, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, राइट, विथ टाइम। कोई भी करंट जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को बदलती है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इन जनरल जैसे आपसे इन जनरल जैसे जितने भी आप करंट यूज़ करते हो, पावर कंज्यूम करते हो, अभी तक जैसे आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, फिर कैपेसिटर पढ़ा, फिर करंट पढ़े, हम लोगों ने हर जगह डीसी करंट की बात की है, एसी करंट की बात नहीं की है। तो एसी करंट मैक्सिमम जो आप देखते हो ना यूज़ में आती हैं वो आपकी एसी करंट ही होती है। एसी करंट आपकी ज़्यादा पावरफुल होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ में ही आती है। तो आज हम उसी करंट के बारे में बात करें जो आपके घरों में सप्लाई होती है, मैक्सिमम आपकी एसी करंट ही होती है। जो इन्वर्टर से आउटपुट आता है वो भी कहीं ना, अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट आप कह सकते हो जो इन्वर्टर से सप्लाई होती है आपकी एसी करंट की सप्लाई होती है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती, उसकी पावर उतना नहीं होता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है, इसीलिए आप इन्वर्टर का यूज़ करते हो। तो मैक्सिमम जितने भी आप करंट यूज़ करते हो हाउस होल्ड में या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, वो सारी एसी करंट ही होती हैं। अब अगर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी तो इसको अगर हम एक कर्व में प्लॉट करें, अगर हम एक कर्व प्लॉट करें, जैसे मानते हैं कि ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, तो वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं करंट को। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट, और आपकी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर अगर मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूँ, है ना, तो अगर एक सिंपल सा एक मैं कर्व बनाऊँ, जैसे एक ऐसा जो साइनसोइडल करंट होती है जो मैक्सिमम फॉलो की जाएगी आपकी, है ना, जो साइन कर्व को फॉलो करती है, तो इसमें देखो हो कह रहा है कि करंट अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो करंट है वो टेंसर क्वांटिटी है, आप भी जानते होंगे, मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वेक्टर में। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है ना। मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन होगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज है ना। तो जो नीचे वाला कर्व है ना, जो आपकी नीचे नेगेटिव आई एक्सिस, मतलब नेगेटिव आई को रिप्रेजेंट कर रही है, ये माइनस वाला जो पार्ट है, इसका मतलब ये डायरेक्शन इसका अपोजिट में है। इधर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर इसका डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब करंट जैसे अभी करंट इधर फ्लो कर रही थी, फिर करंट इधर फ्लो करने लगी, फिर करंट इधर फ्लो कर रही है, फिर करंट इधर फ्लो करने लगी, लाइक दैट। ये मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन है। तो करंट इस तरीके से अपने डायरेक्शन को बदल रही है। और यहाँ पे जो आपको पीक दिख रहा है, ये पीक ये करंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, कितना करंट फ्लो होगा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे हो, इसका मतलब इस पॉइंट पे करंट की एम्पलीट्यूड, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम है ना, 10 एम्पियर। अगर मान लो यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है, दिस इज 10 एम्पियर, इस पर्टिकुलर टाइम पे 10 एम्पियर करंट फ्लो रही है, तो धीरे धीरे करंट घट के जीरो हो गई, जीरो होकर फिर नेगेटिव में बढ़ना शुरू कर दी। तो इस तरीके से, तो ऐसे करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट, जो अपने डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करती है। अब ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट आपका साइन कर्व ही फॉलो कर सकता है। अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे और फॉर्म भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ और फॉर्म की बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ करंट आई। तो और फॉर्म देख लेते हैं, कुछ 2-3 फॉर्म देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन जनरल। जैसे एक मैं अगर ऐसे बनाऊँ, दिस इज़ आल्सो अ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, ये भी अपने डायरेक्शन बदल रही है। किस शेप में है वो हमें मैटर नहीं करता है, हमें बस ये मैटर करता है कि अपने डायरेक्शन को बदल रही है कि नहीं बदल रही है, दिस मैटर्स, राइट। तो ये भी आपका अल्टरनेटिंग करंट है। अगर मैं एक ऐसा कर्व बनाऊँ, ये भी आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, दिस इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आपकी अल्टरनेटिंग करंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मान लेते हैं करंट मेरा अभी ऐसा है,
उसके बाद सडनली वो माइनस हो जाता है, फिर सडनली वो प्लस में आ जाता है, फिर सडनली माइनस, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। लेकिन वो अपने डायरेक्शन को सडनली, जैसे ये भी उसी कैटेगरी में आएगा जो ये आपने डायग्राम किया तीसरा ना, तीसरा भी इसी कैटेगरी में है। लेकिन ये दोनों एक तरह से देखोगे तो सेम ही डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सडनली माइनस में, सडनली प्लस में। तो इसको आप कंप्लीट करो या डॉटेड करो, मतलब एक ही है, राइट। तो ये भी आपका प्लस माइनस, ये दोनों तीसरा चौथा जो आप डायग्राम बनाए हो ना, सेम डायग्राम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसी में थोड़ा सा डीसी करंट के बारे में बात करूं, तो डीसी करंट भी कभी कभी साइन कर्व की तरह लगता है ना, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, वो उनका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है सिर्फ। जैसे मैं बनाऊँ, मान लेते हैं एक ऐसा, दिस इज अ डीसी करंट, है ना, ये एसी नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट दी, है ना, इसका जितना थ्रू आउट द टाइम जैसे करंट फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, यहाँ पे जीरो हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये आपका कौन सा करंट है? दिस इज अ डीसी करंट, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं डीसी करंट का। ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया। अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे ऐसे, तो वो भी एक डीसी करंट है, राइट। तो ये सारे क्या हैं? डीसी करंट। तो लिख लो बेटा, दिस इज एग्जांपल ऑफ एसी करंट, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसी करंट, एसी करंट, एसी करंट, दिस इज और डीसी करंट एंड दिस इज आल्सो डीसी करंट। तो अभी तक जो हमने कंक्लूजन किया है कि कोई भी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज करेगा, हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा। जो डायरेक्शन को नहीं बदलेगा, वो हमारा डीसी करंट होगा। डीसी करंट आप सभी जानते हो, तो मोस्टली हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात की है। आगे जाओ। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो मोस्टली जब अल्टरनेटिंग करंट हम फॉलो करेंगे ना, तो इसमें साइनसॉइडल करंट जो मैक्सिमम पूछा जाएगा, ये वाला पार्ट जो साइन कर्व फॉलो करता है। या कभी कभी आपसे ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट भी पूछे जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जो डेरिवेशन वाला पार्ट होगा, क्वेश्चन वाले पार्ट होंगे, जो आपके साइनसॉइडल 90% में साइनसॉइडल फॉलो करेंगे। कुछ में एवरेज करंट निकालने के लिए, आरएमएस निकालने के लिए आपके दूसरे तीसरे कैटेगरी के भी करंट को हम फॉलो करते हैं, राइट। तो आ जाओ, वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटा, है ना, जो साइनसॉइडल एसी है उसके बारे में। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अगर आप एसी लिख रहे हो ना, तो उसके बाद आपको करंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग एसी करंट पूरा लिख देते हैं, तो एसी अपने आप में अल्टरनेटिंग करंट है वो, है ना, साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो आप एसी लिखना है आपको, साइनसॉइडल एसी करंट मत लिखना, वो गलत है ग्रामर के लिए, ठीक है, बाय द वे। अब देखो, जैसे अगर आपको कोई भी साइनसॉइडल करंट फॉलो कर रहा है, इधर आपका हो गया टाइम, इधर हो गया आपका करंट आई। तो सपोज जो आपका करंट है, करंट आपका इस तरीके से, दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ साइनसॉइडल करंट, राइट। अब जैसे अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, इन जनरल आप सिंपल इक्वेशन बोलोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। दिस इज सिंपल इक्वेशन, क्योंकि आप ऑसिलेशन SHM सब लोग पढ़ चुके हो। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होगा, सिंपल आप लिखोगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे आई नॉट क्या है बेटा? आई नॉट आपकी पीक करंट है, या तो जो आपका पॉजिटिव में हो पीक करंट, या फिर आपकी नेगेटिव साइन में हो। दोनों साइन में आपकी जो पीक करंट है, वो आपकी कौन सी करंट है? ये आपकी जो दिस वन माइनस आई नॉट बोलो या फिर माइनस आई नॉट बोलो, आपकी पीक करंट इसको हम बोलते हैं। अब इसी में अगर मैं बोलूँ, अगर फाई की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए, यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप सिंपली लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपने आई की वैल्यू फाई की वैल्यू जीरो ली तो ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आई नॉट क्या है? आई नॉट को हम बोलते हैं पीक करंट। पीक करंट मतलब वो मैक्सिमम करंट जितना फ्लो होता है ड्यूरिंग दिस सर्किट, उसको आप पीक करंट बोलोगे।
यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा को आप बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपकी जो ओमेगा की वैल्यू है ना। और फाई को हम क्या बोलते हैं, फाई आपका फेज कांस्टेंट है, या सिंपली फेज कांस्टेंट, कभी कभी इसको बच्चे फेज भी बोलते हैं। तो फेज तब बोलोगे टाइम टी इक्वल टू 0 पे। एक्चुअली जो है कंप्लीट है ना ओमेगा टी प्लस फाई, इसको आप फेज बोलते हो, फाई को क्या बोलते हो, फेज कांस्टेंट। अगर इस ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ वी होती है ना। और यहाँ पे जो आपकी एफ है इसको आप क्या बोलते हो, सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लीनियर फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलो, मतलब वही है, सिंपल फ्रीक्वेंसी या फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है करंट की, एसी करंट की, है ना, इसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि हर, है ना, कंट्री में इसकी जो करंट आपकी जनरेट की जाती है अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कितने साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकंड में। तो इंडिया में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कभी कभी जब आपके स्टैंडर्ड अगर कोई हाउस होल्ड में डिवाइसेस देखेंगे तो वहाँ पे आपका जहाँ पे पावर सप्लाई होता है तो उस पर मेंशन भी होता है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, राइट, जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है करंट की इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से। यूएस में कुछ और होगा, है ना, जापान में कुछ और होगा, तो उनके जो डिवाइसेस होती हैं उसी हिसाब से कैलिब्रेटेड होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ का लैपटॉप ले लो तो यूएस में अगर आपको चार्ज करना होगा तो वहाँ पे वो उस हिसाब से वो चार्जिंग नहीं होगी उसकी, आपको थोड़ा बहुत ना लेट हो सकता है या फिर जल्दी हो सकता है, कभी चार्जर जल भी जाता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है वहाँ की जो पावर सप्लाई होती है। तो इंडिया में जो पावर सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब ये जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट हो गई, आपने देख लिया कि बेसिक सी चीज़ है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। और अब इसमें बेटा आता है कि आपका अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ अल्टरनेटिंग साइनसॉइडल वोल्टेज भी आता है। अगर करंट है तो वोल्टेज भी होगा, है ना। तो अगर हम इसके साथ साथ अगर हम करंट की बात कर लिए तो हम थोड़ा सा वोल्टेज की बात कर लेते हैं बेटा। अब देख, करंट अगर इस तरह साइनसॉइडली वेरी कर रहा है तो वोल्टेज भी साइनसॉइडली ही वेरी करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट, आपको पता है V = IR फॉलो होना है। R कांस्टेंट है तो जो साइकिल V फॉलो करेगा वहीं साइकिल I भी फॉलो करता है, या फिर आप कह सकते हो जो साइकिल I फॉलो करेगा वहीं साइकिल वोल्टेज भी फॉलो करेगा किसी भी सर्किट में। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, वोल्टेज, है ना, अगर साइनसॉइडल वोल्टेज की बात करो तो इसकी भी साइकिल बेटा बिल्कुल उसी तरीके से आएगी जैसे आपकी, है ना, करंट की है। तो इसकी भी साइकिल अगर आप बनाओगे तो दिस ऑल्सो विल बी लुकिंग लाइक दिस। ओके, ये आपका हो जाएगा V और इधर हो जाएगा आपका टाइम T, राइट। तो यहाँ पे जो V है, यहाँ पे V को भी आप V लिख सकते हो, V = V0 साइन ओमेगा T + फाई, है ना, ये भी वही फॉलो होगा। तो यहाँ पे V0 क्या है, V0 इज नोन एज पीक करंट। V0 आपका पीक करंट है और सारी चीज़ें वही, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, फाई आपका फेज कांस्टेंट है, ओमेगा V0 आपका यहाँ का जो पीक करंट, दिस इज V0, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -V0 आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब हाँ, एक्चुअली पीक वोल्टेज होगा, माय मिस्टेक, अच्छा मैंने करंट लिख दिया, दिस विल बी वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे एसी सर्किट के बारे में। जैसे एसी सर्किट है, एसी सर्किट का क्या मतलब समझते हो, है ना। उसके बाद फिर आगे हम बात करें, जैसे जो क्वेश्चंस आगे हम करने वाले हैं उसमें एसी सर्किट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जब भी हम एसी सर्किट की बात करेंगे तो एसी सर्किट में आपके 3 चीज़ें होंगी जो इन्वॉल्व होंगी, है ना, जो आगे हम चल के एसी सर्किट भी पढ़ेंगे। उसमें आपका रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। जो आप तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो इनकी कैपेसिटी है, डिवाइसेस का नाम होगा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आप सब जानते हो। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आगे चल के हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। बट उससे पहले जो आपके करंट हैं, करंट में या फिर आपके जो आपके वोल्टेज है, तो इनको डिफरेंट 2 तरीके का डिफाइन किया। जैसे आपका जो पीक करंट होता है, अभी पीक करंट और एक होता है बेटा एवरेज करंट,
है ना। ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपने यहाँ पे करंट देखा, इसमें आपने एक पीक करंट देख लिया, साथ में एक एवरेज करंट हम निकालते हैं। अच्छा, एवरेज करंट क्या होता है? अगर आप जैसे इसको इन जनरल अगर एवरेज निकालने की बात करोगे तो बोलोगे कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, फिर कुछ प्लस है, ये तो मिला के जीरो हो जाएगा। इसलिए हम जो एवरेज निकालते हैं, हम एवरेज हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। जैसे अगर इसका टाइम पीरियड देखोगे तो इसका साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ पर, और ये इसका हाफ टाइम पीरियड है, हाफ साइकिल है। तो जब भी हम आपके एवरेज निकालोगे तो एवरेज हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालोगे, हाफ साइकिल का एवरेज निकालोगे, मतलब एवरेज करंट कितना फ्लो होगा ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, वही आपकी एवरेज करंट होगी। सिमिलरली वही आपकी यहाँ पे हम एवरेज वोल्टेज भी निकालेंगे। एक तो हो गया पीक वोल्टेज, उसके बाद एवरेज वोल्टेज, एक इसके बाद हम IRMS करंट और IRMS वोल्टेज भी निकालेंगे, उसको भी आगे हम देखेंगे, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनके डेरिवेशंस के बारे में, और जो हेडिंग लिखे उसको अच्छे से कर लेते हैं, है ना। एवरेज एंड IRMS वैल्यू, एवरेज एंड RMS का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। ये वैल्यूज जो हैं एवरेज और रूट मीन स्क्वायर, ये आप करंट के लिए भी निकालोगे और इसको आप, है ना, वोल्टेज के लिए भी कैलकुलेट करते हो, दोनों के लिए कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट के लिए है ना। तो हम पहले बात करें बेटा एवरेज करंट। करंट में पहले हम एवरेज करंट की बात कर लेते हैं। देखो एवरेज करंट क्या होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी साइकिल बता दिया कि जो आपकी, है ना, साइकिल है करंट की, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि मान लेते हैं आपकी ये करंट की साइकिल है ना, इधर I इधर T। तो आपकी अगर साइनसोइडल साइकिल है तो आपकी करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, राइट। तो अब एवरेज करंट निकालने का फार्मूला अलग होता है और इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा, ध्यान रखेंगे, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे इस करंट का अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो आप लिखते हो सिंपली I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके इक्वेशन हो गया करंट का, है ना। अब जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन, एक मैथ का कंसेप्ट जरा समझेंगे एवरेज निकालने का। जैसे आपके पास कोई भी एक फंक्शन है ना, मैथ वाले जितने बच्चे सब जानते होंगे। जैसे कोई भी आपके पास एक फंक्शन है, मान लो इधर आपने x ड्रॉ कर दिया, इधर आपने fx ड्रॉ कर दिया, है ना। fx मतलब y इक्वल टू fx है। fx का सिंपल सा मतलब होता है कि x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक मैथ में पढ़ा रखा है। तो मान लो ऐसे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 2x + 1 हो गया, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले लो, आपका फंक्शन है। तो अगर मान लेते हैं इस तरीके से कोई भी एक आपका फंक्शन है, ऐसे कर्व है कोई भी, ये जो आप इक्वेशन लिख रहे हो y इक्वल टू f(x) का इक्वेशन है, जो y इधर y एक्सिस पे f(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये मान लेते हैं दो, इधर आपने x को प्लॉट किया, इधर fx को प्लॉट किया, तो अब एवरेज निकालने का तरीका होता है आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जैसे जनरली अगर एवरेज बोलोगे तो आप एवरेज बोलते हो कि टाइम के साथ निकाल रहे हो, है ना। लेकिन आप एवरेज इन जनरल एक्स किसके, अगर किसी को रिस्पेक्ट में मेंशन है कि एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ कितना है, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे, वाई के रिस्पेक्ट में बताओ तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे। बट हमारे यहाँ पे जो कंसर्न हमारा एवरेज निकालने का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम जो फंक्शन है एक्स की जगह ना लेकर के हम क्या ले लेंगे, इसको टी ले लेंगे। मान लेते जो हमारा फंक्शन है वो टी का टाइम का फंक्शन है, इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है और इधर भी टाइम, मतलब ये जो वाई है वो टाइम पे डिपेंड करता है, एक्स पे ना डिपेंड करके टाइम पे डिपेंड करता है। और हम निकालना चाहते हैं कि मान लेते हैं T1 से लेकर के T2 के बीच में हमारा कितना एवरेज आया है, T1 से लेकर T2 के बीच में कितना एवरेज है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है कि अगर इस फंक्शन का हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, है ना, हम इंटीग्रेट करते हैं किसको, इस फंक्शन को f(x), है ना, dt, है ना, कहाँ से कहाँ तक बेटा, T1 से लेकर के T2 तक इंटीग्रेट करेंगे अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, है ना, जिससे हम f एवरेज निकालते हैं। अब इसी फार्मूले को भी हम यूज़ करेंगे,
थ्रू आउट। जैसे अब अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो उसको इसी फार्मूले के थ्रू ही हम यूज़ करेंगे एवरेज करंट को निकालने के लिए भी, ठीक है। तो जैसे इसमें अब एवरेज करंट निकालना है तो आपका करंट के बेस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, जैसे मान लो करंट के केस में अगर हम निकालो आई एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज हो जाएगा, है ना, जो करंट टाइम का फंक्शन है आई इंटू डी टी, टी वन से लेकर के टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एवरेज करंट। जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन का एवरेज निकाला बिल्कुल उसी फार्मूले पे बेस्ड है। एफ एक्स की मैंने क्या रख दिया, टी रख दिया, क्योंकि हमें आई के एवरेज चाहिए होगा, ठीक है। अब इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे जैसे आपका साइनसोइडल करंट के लिए। तो देखो आई एवरेज करंट निकालने का फार्मूला आपका ये है, दिस इज द फार्मूला जिसके थ्रू आप आई एवरेज निकालोगे। लेकिन अगर मैं साइनसोइडल के केस में निकालूँ, इस केस में निकालूँ, तो इस केस में एवरेज हम निकालेंगे अगर साइनसोइडल केस में निकालेंगे तो जो फार्मूला हमारा वैलिड होगा साइनसोइडल करंट के लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड नहीं होगा। तो मैं आप लिख लें फॉर साइनसोइडल करंट, है ना, हम इसी करंट के आगे हम बात कर रहे हैं। अगर साइनसोइडल करंट नहीं होगा तो सारी चीज़ें हम इस वाले फार्मूले के हेल्प से करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे आई एवरेज। अब इसमें डिपेंड करता है बेटा, देख अगर ये टाइम पीरियड के लिए निकालेगा, एक टाइम पीरियड तेरा यहाँ पे है, हाफ टाइम पीरियड यहाँ पे है। अगर एक टाइम पीरियड का निकालेगा जितना प्लस है उतना माइनस, तुझे पता एवरेज जीरो आएगा। अगर फार्मूला यूज़ करेगा तो भी जीरो ही आएगा, है ना। तो एक टाइम पीरियड के लिए जीरो आएगा। इसलिए जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आई एवरेज पहले यहाँ पे लिख लो, आई एवरेज फॉर वन टाइम पीरियड will be zero. That is why we will calculate I average for half of the time period, टी हाफ के लिए हम आई एवरेज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे आई क्या हो गया बेटा, आई आपका क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, इंटू डी टी। टी वन आपका जीरो हो गया, यहाँ पे टाइम जीरो है, देखो यहाँ पे कितना T/2 हम हाफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, T/2 अपॉन T/2 माइनस जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप सारी वैल्यूज़ वगैरह पुट करोगे, तो मैं डायरेक्ट इसके आज रिजल्ट लिख रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर लो या फिर आप सीधे रिजल्ट भी लिख सकते हो, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका आ जाएगा 2i0/पाई। या फिर एक बार चलो सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। i0 बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका माइनट बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कास हो जाएगा, है ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो फाइव है ना बेटा, फाइव को आप मान लो स्टार्टिंग में फाइव जीरो है, तो फाइव को बाद में लेके चलने का कोई मतलब नहीं है ना। मान लेते हैं कि आपकी जो है ना स्टार्टिंग में फाइव कितना है, क्योंकि यहाँ आपने स्टार्टिंग में शुरू किया है, तो यहाँ पे फाइव जीरो है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी कर लो। ऐसा मान लो कि फाइव आपका ज़ीरो है, ऐसा एज्यूम कर लो आपकी फाइव कितना है, ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइव आपने ज़ीरो ले लिया, यहाँ से भी इसको हटा लो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, जीरो से T/2 तक लगाओगे, अपॉन T2/2 हो जाएगा ना। T2 माइनस जीरो तो कितना गया आपका, T2/2 हो गया। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। अब देख यहाँ पे जो ये t है, t की एक वैल्यू आती है ना, तो पहले जरा हम पुट कर दे बेटा, I0 अपॉन
ओमेगा, ओमेगा तो आपकी ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो उसको जब पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई टी। तो ये टी जो होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओमेगा है, तो टी ऊपर चला जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको ऐसे कर लो, बोलो टी यहाँ रख लो, अपान टी ओमेगा बाई 2 कर लो। ओमेगा को नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस को भी बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लो, कितना हो गया बेटा? कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है। कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ये टी ओमेगा बाई 2 है, तो टी मतलब टी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई ओमेगा होती है। 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ऑलरेडी यहाँ 2 है, ओमेगा बाई 2 ऑलरेडी है, इंटू अब देखना ध्यान से ज़रा, कास ओमेगा टी बाई 2 है बेटा। तो ज़रा ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, यहाँ पे भी आ गया ना। ओमेगा टी बाई 2 की जो वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। तो देखो ये टी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। एक तरह से इसकी वैल्यू कितनी है? पाई है। यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे? कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ देखो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? माइनस आई नॉट अपान पाई, ये बेटा कास पाई -1 और 0 बेटा 1, तो 1 ऑलरेडी आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट अपॉन पाई इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया? 2 है ना, आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज आपका आई एवरेज, ये आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला आता है। गॉट इट एवरीवन? चलो अब इसको जरा सा और अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, इसी वैल्यू को, इसी की वैल्यू आती है 2/पाई के, जब सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू 3.14 रखो तो आपकी वैल्यू आती है 0.63, है ना, 637 आई नॉट। तो इसको भी याद रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट होती है। तो आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, आपको ये वाला भी याद रखना है और आपको ये वाला भी याद रखना है ना। अब इसी वे में जैसे आपका आई एवरेज आया, तो सिमिलरली इन द सेम वे, इन द सेम वे वी एवरेज जो आपका होगा, है ना, वोल्टेज, वो भी आपका यही 2V0 अपान पाई आएगी, सेम कर्व फॉलो करता है, वो भी कितना जाएगा? 0.637 V0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप वी एवरेज का भी फार्मूला इसी हिसाब से आप याद कर लेंगे। ये आपका वी एवरेज हो गया एंड दिस इज योर आई एवरेज। ओके, गॉट इट? अब बात करते बेटा, देखिए आपकी एवरेज वैल्यू की बात हो गई, जो हमने बात की थी एवरेज करंट या एवरेज हम बाद में एवरेज पोटेंशियल भी देख लिए साथ में। सिमिलरली हम IRMS करंट की बात कर लेते हैं, दूसरा। एक्चुअली तो तीसरी बात कर रहे हैं, बट आप दूसरा लिख लो, क्योंकि साथ में तो हम इसको लिख चलते रहें, सेम डेरिवेशंस होगा, तो हम उसको वी एवरेज को डायरेक्ट वैल्यू लिख लिए। तो IRMS, है ना, IRMS करंट, RMS करंट को सिंपल हम इसे IRMS लिख लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो RMS वैल्यू ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो, अब बेटा देख, इसमें जो IRMS है ना, इसका एक फुल फॉर्म होता है, जरा देखना ध्यान से। R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, S का मतलब होता है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। तो हम इसको क्या करेंगे ना, हम क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, पहले हम मीन निकालेंगे, है ना, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन निकालेंगे। पहले हम स्क्वायर करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहले जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका अंडर रूट निकालो। ये 3 स्टेप है, उल्टा चलेगा, पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो फिर रूट लो। तो IRMS हम कैसे लिखेंगे जरा देखना, IRMS विल बी इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे,
पहले स्क्वायर करेंगे, तो मैंने आई का स्क्वायर कर लिया। मीन निकालना या एवरेज निकालना एक ही चीज़ है, तो उसको मैंने एवरेज निकाल लिया उसका, पहले स्क्वायर किया, है ना, ऐसे समझो। पहले मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई उसका मैंने एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाल लिया या मीन निकाल लिया, उसके बाद उसका क्या किया, अंडर रूट कर दिया। ये आपकी IRMS का फार्मूला हो जाता है ना, कि स्क्वायर का पहले एवरेज निकाल के फिर अंडर रूट ले लिया। इसी फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हमारा पर्पस है आई स्क्वायर एवरेज निकालने के बाद में अंडर रूट कर लेंगे, है ना। तो आई स्क्वायर का अगर हमें एवरेज निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर एवरेज इक्वल टू वही बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, जो हमने अभी एवरेज निकालने के लिए किया था। क्या, आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, है ना। अब देखना बेटा, जब रूट में स्क्वायर निकालते हैं ना, तो हमने स्क्वायर करना है करंट को, तो करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जब भी हम रूट में स्क्वायर निकालते हैं ना, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, कैलकुलेटेड फॉर 1 टाइम पीरियड। बिकॉज यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया तो उसमें ज़ीरो होने का कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपने स्क्वायर करके लेना है। तो आई स्क्वायर डी टी 0 से 1 टाइम पीरियड तक अपॉन t माइनस 0, मतलब t2 माइनस t1। ओके, चलो यहीं पे हम साथ में करते चलते हैं। तो निकालते हैं फटाफट, निकालने के बाद हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो हम साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, अब मैं आई की वैल्यू पुट करो। देखो, आपको पता है कि जब आई स्क्वायर डी टी करोगे, है ना, तो ज़रा ध्यान समझना बेटा, तो जब इसको स्क्वायर आप करोगे ना, तो देखो आपका जो आई करंट है क्या है, साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, है ना। आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो उसको आप बाहर ले लो, आई नॉट को बाहर ले लो, 0 से 1 टाइम पीरियड अपॉन टी माइनस 0। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन मैथ वाला पार्ट है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको आप इंटीग्रेट करोगे, है ना। जैसे अगर आपको इसे इंटीग्रेट, इसको इसका इंटीग्रेशन अगर आपको समझना है ना, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन समझना है तो आप ऐसे सजा समझो बेटा। पहले इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है cos जो 2 थीटा का फार्मूला होता है, वो एक बेसिक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर हम cos को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहीं से हम रिलेशन निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा में। तो यहाँ से आपका जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था ना। देखो यहाँ पे जो आपका ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी आपका है, यहाँ पे जो ओमेगा टी वाला पार्ट था आपका, ये वाला पार्ट, यहाँ पे 2 ओमेगा टी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 थीटा है। अब इसको आप यहीं पे थोड़ा इसको हम इंटीग्रेट अलग से कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान भी होगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं ओमेगा टी टी टाइम के साथ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देख बेटा, इसको मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, 1/2 लिख रहा हूँ, माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, cos 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना, इंटू डी टी कर रहा हूँ। तो ध्यान समझ से चलना, 1/2 का जब इंटीग्रेशन करेगा तो t/2 आ जाएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t/2 आ जाएगा, माइनस जब इसका इंटीग्रेशन करोगे cos 2 ओमेगा बाई 2 का, तो cos साइन थीटा का होता है cos थीटा का होता है साइन थीटा, तो cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे और एक 2 है, सही कर रहा हूँ, आई थिंक इज दैट करेक्ट, राइट। अब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना है, हमें लिमिट देखो पुट करना है आप, है ना, 0 से t तक। जनरली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0 से t तक कैलकुलेट करेंगे,
या 0 से t निकालो, या 0 से t/2। जब IRMS निकालोगे ना आप, तो 0 से t तक निकालो, 0 से t/2 तक निकालो, आंसर आपका वहीं आएगा। क्योंकि आप इस साइकिल को स्क्वायर करके RMS निकालोगे तो भी वहीं आएगा, जो इस साइकिल को करोगे तो भी वहीं आएगा, दोनों का एवरेज लोगे तो भी वहीं आएगा, राइट। तो आप हाफ साइकिल के लिए निकालो, एक साइकिल के लिए देखिए, इसलिए जनरली हम एक साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ से हमने 0 से t है, तो हमने अगर लिमिट लगा दो 0 से t, तो 0 से t, तो यहाँ पे भी 0 से t हो गया। चलो अब यहाँ पे t/2 पुट करोगे तो t/2 आ जाएगा, माइनस जब यहाँ पे t पुट करोगे ना, देखो ओमेगा t की जगह t पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल T अपॉन 4 ओमेगा, माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो साइन वाला भी 0 ही हो जाएगा, राइट। क्योंकि साइन 0 भी 0 ही होता है, तो पूरा टर्म आपका ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना गया, t/2 माइनस, ये देखो ओमेगा t की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ओमेगा t दैट इज 2π/t इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन 2 इंटू 2π मतलब 4π हो जाएगा, साइन 4π की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी t/2, है ना, t/2 आ जाएगी जो ओवरऑल आपकी वैल्यू आएगी। गॉट इट। चलो तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आ गई वो t/2 आ गई। चलो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज I0 स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, I0 स्क्वायर बाई 2 आ गया आपका I स्क्वायर, जो आपने उसका एवरेज निकाला। अब आपको IRMS निकालना है। IRMS कैसे निकालोगे, तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको I स्क्वायर का एवरेज निकालने के बाद। तो जब अंडर रूट लोगे तो इसका मतलब ये भी अंडर रूट हो जाएगा, I0 स्क्वायर बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, I0 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, दैट इज IRMS इज इक्वल टू I0 बाई अंडर रूट 2, दिस विल बी IRMS करंट। गॉट इट। तो आपका ये IRMS करंट आ गया, और ये आपका फार्मूला, इसको भी आपको याद करना है। इन द सेम वे अगर इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे ना, तो I0 बाई अंडर रूट 2 को जब सॉल्व करोगे तो आता है 0.707 I0, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू इतनी भी होती है, 707 I0 भी होती है, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है। ओके, तो इसी वे में आपका अगर है ना IRMS पोटेंशियल पूछे या फिर IRMS EMF पूछे तो भी वही वे होगा, वही आंसर होगा। इन द सेम वे IRMS, या ऐसे करो बेटा, VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन अंडर रूट 2, दैट इज 0.707 V0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो समझनी है कुछ नोट पॉइंट जरा समझते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपके घरों में जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट है, 240 वोल्ट है ना, जो भी सप्लाई होता है, या फिर आप जैसे बोलते हो करंट मेरा 4 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर, जो करंट शो करता है, एक्चुअली जो करंट आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करता है या शो करता है ना, वो आपका IRMS करंट ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अल्टरनेटिंगली वो करंट आपका वेरी करता है ना, साइन अपना चेंज कर रहा होता है, तो कोई उसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू पता करनी मुश्किल होती है। इसलिए हाउस होल्ड सप्लाई में या कहीं पे भी जब भी कोई भी AC करंट सप्लाई की जाती है, तो जो आपकी रीडिंग दी होती है कि कितना करंट सप्लाई हो रहा है, वो रीडिंग एक्चुअली आपकी IRMS रीडिंग होती है, ठीक है। वही आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। देखो द करंट और voltage reading of alternating current are measured in RMS value in case of
हाउस होल्ड सप्लाई, हाउस होल्ड एंड जनरल सप्लाई। जनरल, जो भी आपकी जनरल या हाउस होल्ड सप्लाई होती है उसमें जो आपकी करंट होती है वो आपकी IRMS में मेज़र की जाती है। मतलब जो आपको 220 वोल्ट 240 वोल्ट पढ़ते हो वो IRMS वैल्यू होती है। दूसरी चीज़, AC का सिंबल हम ज़रा समझ लेते हैं। सिंबल ऑफ AC करंट, उसका सिंबल आपका कुछ इस तरीके से होता है बेटा। आपको एक इस तरीके से एक सर्कल रिप्रेजेंटेड होगा, ऐसे सर्कल हो जाएगा, है ना। और उस सर्कल में एक मान लो इधर से करंट आ रही है, इधर करंट जा रही है, तो एक साइन लूप ऐसे बना होता है ना, इस तरीके से कि जो आपका करंट है वो आपका चेंज कर रहा है। तो ये सिंबल होता है AC करंट का। अगर आपको इस तरीके से कहीं भी सिंबल मेंशन है इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट है। ओके, और इस पर बेसिक हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं IRMS पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलो लिखो, इन अ हाउस होल्ड सप्लाई, इन अ हाउस होल्ड सप्लाई current is marked as 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, आपसे लिखा गया है, पूछा गया कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। करंट नहीं बेटा, यहाँ पे वोल्टेज लिख लो, वोल्टेज इज मार्क्ड एज, राइट। आपसे बोला गया बताओ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, है ना। अब इन जनरल जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम का फंक्शन होगा, टाइम भी आपको मेंशन नहीं है ना। तो जब भी आपसे कोई इस तरीके से पूछा जाए कि करंट या वोल्टेज के बारे में, तो समझ जाना कि इन जनरल जो करंट आपका वेरी करता है, हमारे यहाँ जो सप्लाई की जाती है वो साइनसोइडल करंट ही सप्लाई की जाती है, राइट, जो सप्लाई की जाती है हाउस होल्ड में। तो जो आपका पोटेंशियल का इक्वेशन होगा वो कहीं ना कहीं V=V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में ही होगा। तब ओमेगा टी के फॉर्मेट में या फिर ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लो, है ना, कोई अगर फेज लिख लो तो इस फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे आपको पहले V0 निकालना होगा, ओमेगा निकालनी होगी, ठीक है, ओमेगा और V0 की वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको जो वैल्यू दी गई है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपको VRMS गिवन है। अगर आप गिवन वैल्यू देखोगे तो गिवन वैल्यू है VRMS। VRMS कितना है, 220 वोल्ट है। और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो F गिवन है कितना, 50 हर्ट्ज है। तो पहले आप ओमेगा निकालो तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 2πf, मतलब 2π इंटू 50, मतलब कितना आ गया ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, इतना आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आप VRMS आपको दिया गया, तो पहले आपको यहाँ पे V0 आपका पीक करंट है, तो आपको पता है VRMS इक्वल टू V0 अपॉन √2 होता है, या फिर 0.707 V0 होता है। तो यहाँ से आप V0 निकालोगे तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 VRMS, मतलब 220 √2 इतना वोल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, दैट मीन्स जो आपका इक्वेशन, जो आपका आंसर था, इक्वेशन कितना होगा, V इक्वल टू 220 √2 साइन ओमेगा, दैट इज 100 पाई omega t plus 5. This will be your equation for the instantaneous voltage and this will be your answer. Okay, got it. एक आपके पास अमीटर, जनरली अमीटर होते हैं, एक आपका अमीटर होता है ना, जैसे अमीटर कौन सा करंट मेजर करेगा, AC अमीटर आएगा तो IRMS करंट मेजर करेगा, राइट। लेकिन एक होता है मूविंग कॉइल अमीटर, है ना, एक लिख लो, नोट करके लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है बेटा मूविंग कॉइल अमीटर
मूविंग कॉइल अमीटर। ये जो मूविंग कॉइल अमीटर होता है ना, ये हमेशा एवरेज करंट मेजर करता है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ध्यान रखना, ये हमेशा क्या मेजर करता है ना, ये हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करता है। जो भी अल्टरनेटिंग करंट आप फ्लो कराओगे उसकी जो टोटल एवरेज वैल्यू होगी वो मेजर करेगा, है ना। इट मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब देखो, जब एवरेज वैल्यू मेजर करेगा ना, तो एवरेज वैल्यू मेजर करेगा बेटा, तो ये डीसी करंट का तो करंट मेजर करेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमेशा इसकी रीडिंग जीरो ही आएगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइन चेंज करता रहेगा, तो उसके लिए एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है अल्टरनेटिंग करंट का। जो हम आई एवरेज निकालते हैं वो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं ना, इसलिए हमारा वो आ जाता है 2I0/पाई। लेकिन अगर फुल साइकिल के निकालोगे तो एवरेज जीरो हो जाएगा। तो जो मूविंग कॉइल अमीटर है वो हमेशा एवरेज वैल्यू निकालती है, ओवरऑल जो टोटल करंट फ्लो होती है। तो ये हमेशा, अगर AC की बात करोगे फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इसकी रीडिंग हमेशा जीरो होगी। फॉर AC इट्स रीडिंग विल बी जीरो, इट्स रीडिंग विल बी जीरो, है ना, ऑलवेज। हमेशा इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर आप मूविंग कॉइल अमीटर से अपना AC करंट मेजर कर रहे हो तो, क्योंकि ये रीड ही नहीं करेगा। तो इस पर बेस्ड कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज आपका एक वोल्टेज है V = 60 sin 314 × T। इस तरीके से आपका वेरी कर रहा है पोटेंशियल, है ना। इट इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर। मान लेते हैं ये इतना पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। आपके पास एक रजिस्टर ऐसे है, रजिस्टर कितना है, सपोज 20 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस आपका इस तरीके से, ये मैंने साइन बना दिया, ऐसे अप्लाई किया जाता है ये पोटेंशियल V, है ना, ऐसे अप्लाई किया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ, है ना, कि अमीटर में करंट कितना रीड करेगा, इसमें से कोई करंट तो फ्लो करेगा। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट करंट मेजर्ड इन पहला, है ना, AC अमीटर, और दूसरा ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल अमीटर। ठीक है। अब इसका आंसर, है ना, जो पूछा है उसका सिंपल समझने वाली बात है बेटा, कि अगर आप इसका आंसर करोगे तो ये तो हमेशा जीरो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये तो कोई रीडिंग देगा ही नहीं। और जो ये रीडिंग लेगा, ये कौन सी रीडिंग लेगा, IRMS लेगा। तो एक तरह से आपको सिंपली पूछा है कि बताओ IRMS कितना होगा, इसका आंसर तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो रीडिंग जीरो लेगा। तो आपसे क्या पूछा है, IRMS ही पूछा है। तो IRMS निकाल लो। IRMS कैसे निकालोगे, IRMS निकालने के देखो दो तरीके बेटा, या तो I0 है ना, I0 निकाल ले, I0/√2 कर ले, या फिर तू ऐसे भी निकाल सकता है IRMS को। IRMS निकालने के लिए तो ऐसे निकाल ले, VRMS अपॉन रेजिस्टेंस कर दे, एक ही चीज़ है दोनों। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकता है, तो इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकता है ना। जैसे तू अगर I0 निकालेगा तो I0 के लिए क्या करेगा, V0 बाई रेजिस्टेंस करेगा, by√2 करेगा, तो ये कितना आ जाएगा तेरा, V0 अपॉन R√2 आ जाएगा। और यहाँ से करेगा तो भी वहीं आएगा, V0 अपॉन R√2 ये भी आ जाएगा। तो दोनों आप ये फार्मूला डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हो, IRMS के फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे करंट और पोटेंशियल जो रिलेशन है ना, वो IRMS में भी होल्ड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप पीक का भी रिलेशन लिख सकते हो, जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, V0 = I0 × R भी लिख सकते हो, या फिर VRMS = IRMS × R भी लिख सकते हो। दोनों रिलेशन आप वैलिड हैं, आप दोनों रिलेशन को ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये वाला रिलेशन, कोई भी रिलेशन यूज़ कर लो। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 आपको मेंशन है। आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, √2 है, कितना जाएगा 3/√2। ठीक है, एम आई करेक्ट, 3/√2। अब देख लो जो भी आंसर आएगा आपका, आई थिंक इट विल बी 2.12 एम्पियर आएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका IRMS आ गया। तो IRMS से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपका अमीटर यहाँ पे रीड करेगा। गॉट इट। तो ये जो फार्मूला आपने अप्लाई किया ना, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, ये जो आपने ये I0/√2, ये फार्मूला आपका सिर्फ साइनसोइडल इक्वेशन के लिए वैलिड है। ध्यान रखना, ये सारे साइनसोइडल इक्वेशन के लिए वैलिड है। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगा तो आप बेसिक फार्मूला फिर वहीं अप्लाई करेंगे, I0² समथिंग 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 जो करके आपका था। ठीक है, गॉट इट। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे अब इसके बाद बेटा हम AC सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो AC सर्किट को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट द AC सर्किट। थोड़ा सा हम AC सर्किट के बारे में आपसे बात कर रहे थे, पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया था, बट मैं सोचा पहले इसको कंप्लीट करके बात करूँ। जो AC सर्किट होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी ना, एक तरह से ये इनडायरेक्टली AC सर्किट ही है। तो AC सर्किट में हमारे पास क्या क्या होंगे, AC सर्किट में हमारे पास AC करंट होगा, बट साथ में एक रजिस्टर हो सकता है। AC करंट में कैपेसिटर हो सकता है, और AC करंट में कोई भी इंडक्टर हो सकता है ना। रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, या फिर इंडक्टर हो, है ना। तो इस तरीके से AC सर्किट में ये तीन जो आपके एलिमेंट हैं, इन तीनों एलिमेंट को जोड़ जोड़ के हम AC सर्किट बनाते हैं। तो हम पहले जब बात करेंगे तो हम 4 सर्किट की बात करेंगे। पहले हम सिर्फ रेजिस्टेंस को एनालिसिस करेंगे, फिर हम सिर्फ कैपेसिटर को एनालिसिस करेंगे, फिर हम सिर्फ इंडक्टर को एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में हम सबको जोड़ करके हम तीनों को एक साथ एनालिसिस करेंगे। अगर ये सब एक साथ मिल गए तो क्या होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है। तो कल का क्लास या नेक्स्ट क्लास में, 2 लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और ऐसे बहुत सिंपल टॉपिक है, सो ओवरऑल इस पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहीं से भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द क्लास या बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एवरीवन।